हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैपजेमिनी का ट्रेनिंग स्केड्यूल कैसा रहता है। मैंने पिछले दो वीडियोस बनाई थी जो कैपजेमिनी की हायरिंग के ऊपर बेस्ड होती है और कब तक हमें मतलब ज़्यादा देर रुकना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें मैंने क्लियर की थी पिछले वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हो। और ये जो प्लेलिस्ट है मैं खास इसके कैपजेमिनी की हायरिंग प्रोसेस के रिलेटेड ही बनाने वाला हूँ कि हायरिंग कैसी होती है और आगे की प्रोसेस कैसी होती है। मतलब ट्रेनिंग होने के बाद कौन से प्रोजेक्ट वगैरह कब मिलते हैं और ट्रेनिंग कैसे होती है। तो आज मैं एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, वो है ट्रेनिंग स्केड्यूल कैसा रहता है कैपजेमिनी का। तो ये सब पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि कौन से डोमेन में हमें ट्रेनिंग मिलती है और डोमेन असाइन कैसे होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आप वो जाके देख सकते हो कि डोमेन असाइन कैसे होता है। और ट्रेनिंग हायरिंग के बाद ट्रेनिंग कब चालू होती है, ये बहुत ही मतलब मैंने देखा था कि कुछ लोगों की ट्रेनिंग तो मतलब 1 महीने बाद 2 महीने बाद चालू होती है। तो एक्चुअल में हम वो भी क्लियर कर लेंगे। और टेक्निकल ट्रेनिंग का टाइमिंग कितना रहता है, मतलब हमें दिन भर कितना बैठना पड़ता है, दिन में कितने घंटे हमें ट्रेनिंग के लिए देने पड़ते हैं। और उसके बाद असाइन होता है मेंटर और टीचर की को। मेंटर कैसे असाइन होता है, टेक्निकल ट्रेनर टेक्निकल टीचर कैसे असाइन होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद हमें सैलरी मिलती है या नहीं, ट्रेनिंग के वक्त हमें सैलरी मिलती है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। और ये जो 3 पॉइंट्स है वो ट्रेनिंग के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलना चाहूँगा। ये है प्रोजेक्ट्स के, मतलब स्प्रिंट 1 और स्प्रिंट 2 ऐसे दो स्प्रिंट, मतलब हमने दो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और साथ ही साथ हमने माइलस्टोन M1 M2 M3 M4 दिए थे, जो कि हर एक ट्रेनर को देने पड़ते, मतलब हर एक ट्रेनिंग लेने वाले कैंडिडेट को देने पड़ते हैं। इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो माइलस्टोन हमें देने पड़ते हैं। और लास्ट में एक एग्जाम होता है L1, जो कि डिसाइड करता है कि हम कंपनी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और कई बार ऐसे भी हमने कुछ मतलब मेरे बैच में मैंने ऐसे देखा था कुछ कैंडिडेट्स का कि जो L1 में भी अच्छे आए, बट ड्यू टू सम लैक, मतलब वो L1 में फेल हो गए थे, या फिर कुछ रीजंस की वजह से उनको उनका रिजल्ट होल्ड पे रखा। तो उनकी बाद में कुछ मतलब कंपनी ने नोटिस नहीं किया उन लोगों को, मतलब मेरे ख्याल से उन लोगों को अवॉइड ही कर दिया कंपनी ने। तो आई गेस उनको टर्मिनेट ही कर दिया शायद। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग जो होती है वो ऐसा आपने सुना होगा कि यार ट्रेनिंग बाकी कंपनियों का आपने सुना होगा। मैंने भी ऐसे ही सुना था कि ट्रेनिंग ऐसी होती है कि दिन भर बैठे रहो, कुछ सामने वाला आके पढ़ा के चला जाता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ऑन रख के ऑनलाइन रह के सब यस सर करके हम आराम से ट्रेनिंग निकाल सकते हैं। बट अभी कैपजेमिनी ने ना बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। और ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रही है, तो कुछ लोग होते हैं जो ट्रेनिंग के वक्त ध्यान नहीं देते। और मुझे भी ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, बट मैं ट्रेनर से चीज़ें क्लियर करवाता था। और मैं नहीं तो कम से कम मतलब जो मेरे साथ थे वो ट्रेनर से वो कंसेप्ट क्लियर करवाते थे, तो बाकी लोगों का भी क्लियर हो जाता था। ठीक है। तो हम ट्रेनिंग की सब चीज़ें यहाँ पे हम देख लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला है कि कौन से डोमेन में हमें ट्रेनिंग मिलती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका आंसर ये कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से डोमेन में आपको ट्रेनिंग देनी है। ये सब कंपनी डिसाइड करती है। और ये मेरे ख्याल से आपके रिज्यूम के बेस्ड पे भी डिपेंड होता है कि आपने रिज्यूम में कौन सी स्किल्स डाली है, उसके ऊपर आपको डोमेन दिया जाता है, या फिर उसके बेस्ड के ऊपर ही आपको ट्रेनिंग मिलती है। और ट्रेनिंग कब चालू होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग, तो मैं हायर हुआ था 12 अप्रैल को। तो मेरी ट्रेनिंग चालू हुई थी 14 अप्रैल को। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डोमेन असाइन जब हुआ ना, तभी मेरी ट्रेनिंग चालू हो गई थी। मैं आपको वो भी फिर से एक लाइव मेल में मैं बता देता हूँ कि ये देखो, अ, ये हुआ था मेरा, ऑनबोर्डिंग हो गया था मेरा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये था L&D ओरिएंटेशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का ओरिएंटेशन, जहाँ पे इस मीटिंग में हमें बताया गया था कि डोमेन में हमें क्या मतलब इस डोमेन में हमें क्या करना होगा, ट्रेनिंग के वक्त हमें क्या करना होगा। ये
हमें बताया गया था इस L&D ओरिएंटेशन में, मतलब लर्निंग एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेशन में। तो आप देख सकते हो ये मेल मुझे आया था 13 अप्रैल को और मैं ज्वाइन हुआ था 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल की मेरी बैच थी और डोमेन असाइन मुझे हुआ था अगले ही दिन। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस थी मेरे वक्त भी और अच्छे से मतलब मैनेज हो रहा था। तो 13 अप्रैल को मुझे डोमेन असाइन हो गया था और ये वेलकम टू कैप्जेमिनी का मेल भी आ गया था। सुपरवाइजर कौन रहेगा कौन नहीं सब यहाँ पे अच्छी चीज़ें आपको मेल मिलते रहेंगे, तो आपको मेल चेक करते रहना है। कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है मेल में, आप चेक करते रहो। तो ये डोम जो ट्रेनिंग देती है वो कंपनी डिसाइड करती है। व्हेन डज ट्रेनिंग स्टार्ट आफ्टर, तो ये भी मतलब अगले दिन मेरी चालू हो गई थी ट्रेनिंग, तो ये भी क्लियर हो गया। और टाइमिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या रहता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा टाइमिंग था 10 to 6। मेरा टाइमिंग था 10 AM to 6 PM मेरा प्राइमरी टाइम था। और इसमें हमें आधा घंटा टी कॉफ़ी ब्रेक मिलता है 10:30, 10:30 से पौने 11 तक, या फिर 10:45 to 11 AM। वो डिसाइड नहीं रहता, वो ट्रेनर के ऊपर डिसाइड रहता है तो कब ब्रेक देना है। और आफ्टरनून में हमें 1 घंटे का ब्रेक कंपलसरी मिलता ही है। तो ये हो गया टाइमिंग टेक्निकल ट्रेनर का। इसमें एक चीज़ है अगले पॉइंट में, मेंटर और टीचर, और एक रहता है, आप टेक्निकल ट्रेनर आप बोल सकते हो। टेक्निकल ट्रेनर मेंटर क्या होता है कि जो सब चीज़ें मैनेज करता है, टेक्निकल ट्रेनर के ऊपर वो रहता है मेंटर। तो इसमें मेंटर क्या करता है, सब चीज़ें मैनेज करता है और मतलब उसका काम मैनेजमेंट का ही होता है। तो हमारे यहाँ पे 2 मैडम थी मेंटर हमारी, तो वही हमारी चीज़ें सब मतलब एग्ज़ाम कब होंगे वो इन्फॉर्म करना, और ट्रेनिंग कैसी चल रही है इसका रेगुलर फीडबैक वो लेते रहते हैं। तो मेंटर से रिलेशन अच्छे बना के रखो। मैं एक यहाँ पे एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेंटर से जितना हो सके उतना रिलेशन अच्छा बना के रखो, और टीचर टेक्निकल ट्रेनर के साथ अच्छी रिलेशन बना के रखो। मेंटर के साथ अच्छी रिलेशन बनाना मतलब मेंटर को हमेशा पॉजिटिव ही फीडबैक दो कि हाँ सर ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं, हमारा ये पार्ट हो गया, अभी हम नया पार्ट सीख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब ये टॉपिक हो गया, अब तो कल हम अगली कंसेप्ट पे कुछ नए कंसेप्ट हम ट्राई करेंगे। तो हमेशा मेंटर को पॉजिटिव फीडबैक ही देते रहना, क्योंकि आप अगर टेक्निकल ट्रेनर का फीडबैक अच्छे से दोगे तो ही आपको ट्रेनर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का काम चलता है, बट कैसा है कि आप अभी कॉर्पोरेट में आ गए हो तो ये भी चीज़ मुझे सीखने में देर लगी थी। तो इसीलिए मैं आपको यही से बता रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव फीडबैक बना के रखो। और अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वो सीधा टेक्निकल ट्रेनर से पूछ लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ट्रेनर भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। हमें भी यही बताया गया था कि ट्रेनिंग पीरियड में जो पूछना है वो पूछ सकते हो, जो डाउट क्लियर करना है वो आराम से कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये हो गया, अ, ये सब हो गए 4 पॉइंट्स। अगर आपको फिर भी मतलब कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, और एक अगला मेन क्वेश्चन ये भी है कि हमें सैलरी मिलती है कि नहीं, वो तो इसका आंसर है यस, वी गेट पेड, वी गेट पेड ड्यूरिंग आवर ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग। और साथ ही साथ हमें कितना मिलता है कि टोटल डेज ऑफ वर्क, टोटल डेज ऑफ वर्क। तो ये क्या होता है कि जैसे कि मैं ज्वाइन हुआ था 12 अप्रैल को, तो मुझे पहले 11 दिन की सैलरी नहीं मिली थी, बट 12 के बाद जब तक महीना खत्म होता है, मंथ एंड तक मतलब जितने भी डेज वर्किंग थे मेरे, उतनी सैलरी मुझे आ गई थी। जब ज्वाइन होते हैं तब वहाँ की हमें सैलरी मिल जाती है, जितने दिन हमने काम किए उतने दिन। और ये यहाँ तक हो गए ये सब मेरे ख्याल से नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, जो कि मतलब इतने ये चीज़ें ऑप्शनल थी, ऑप्शनल इम्पोर्टेंस थी। बट अभी ये जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट स्प्रिंट, प्रोजेक्ट जिसको स्प्रिंट में डिवाइड किया होता है, मतलब स्प्रिंट 1 और स्प्रिंट 2 रहता है, स्प्रिंट 1 and 2, जहाँ पे हमें 2 प्रोजेक्ट्स डेवलप करने होते हैं। और एक रहता है माइलस्टोन, जहाँ पे हमें एग्ज़ाम देनी पड़ती है, मतलब जो भी टॉपिक्स हमें सिखाए गए उसकी एग्ज़ाम हमें देनी पड़ती है। और माइलस्टोन के बाद आता है L1 एग्ज़ाम। ये L1 एग्ज़ाम गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैसे भी करके हमको पास इसमें होना ही पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, अ, ये था हमारा L1 रिजल्ट, जो कि आप देख सकते हो।
और इसमें कुछ लड़के मतलब कुछ कैंडिडेट्स फेल भी हो गए थे, ऑन होल्ड, एनए ऑन होल्ड, और कुछ फेल भी हो गए थे। तो मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। L1 आप फेल मत, मतलब L1 कैसे भी करके पास हो जाओ, कुछ भी करो, बस अच्छे से पास हो जाओ। उसके लिए ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग में अच्छे से ध्यान देना, जो कि हमें भी कुछ आता नहीं था इतना, बट फिर भी हमसे जितना हुआ हम सब ट्राई कर रहे थे। मुझे भी इतना नहीं आता था जावास्क्रिप्ट का, बट धीरे धीरे आपको अगर आदत हो गई तो कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं लगती है। तो ठीक है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। स्प्रिंट वन और स्प्रिंट टू, इसमें जो कि सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा डोमेन था जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर, ये मेरा डोमेन था। तो उसमें हमें सिखाया गया था मेन चीज़ें, HTML तो सिखाई गई थी, CSS सिखाया था, बूटस्ट्रैप 5 सिखाया गया था, जावास्क्रिप्ट ES6 सिखाई गई थी, और उसके बाद हमें एंगुलर फ्रेमवर्क सिखाया था और रिएक्ट फ्रेमवर्क सिखाया था। तो रिएक्ट जेएस हमें सिखाया था, एंगुलर जेएस हमें सिखाया था। तो ये सब चीज़ें मतलब वो इतने डीप नहीं, डीप पढ़ाते नहीं है, बाकी चीज़ें हमें करनी पड़ती है क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि एक एक चीज़ अच्छे से समझा सके। बट आपके ऊपर है, आपको अगर फ्री टाइम मिलता है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो कि मतलब मैंने की नहीं, बाद में मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी, जेएस की इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, बट अभी भी फिर भी मतलब फिलहाल मेरी अभी भी प्रैक्टिस चल रही है। तो आपको अगर पहले से ही ये सब चीज़ें आती हो तो आपके लिए ये ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो और ये एग्ज़ाम आप इजीली पास हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें बताई गई थी। तो इसमें स्प्रिंट वन में हमें इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना था, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्प्रिंट वन में इसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट बनाया था HTML CSS BS5 JS ES6 और Angular JS पे। और स्प्रिंट टू में हमने Angular JS के बजाय सिर्फ React JS यूज किया था। मतलब दोनों फ्रेमवर्क यूज करके हमने एक कंप्लीट दोनों वेब एप्लीकेशंस बनाए थे, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मतलब ये चीज़ें सब मैनेज कैसे करते हैं। तो ये एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने बनाई थी। और ये प्रोजेक्ट के ग्रुप्स रहते हैं, वो मतलब ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट रहता है। इसमें टीममेट्स जो होते हैं हमारे, वो टेक्निकल ट्रेनर ही असाइन करता है, वो हम खुद खुद से नहीं ले सकते वो। तो आप ये बात अच्छे से जान लो। तो ये हो गया प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट स्प्रिंट वन और स्प्रिंट टू कब होते हैं, ये आपको अगर आपका L&D का हो गया है, या फिर मतलब L&D ओरिएंटेशन होता है ना, तब आपको सब चीज़ें मालूम हो जाती है कि कैसे कैसे चीज़ें आगे होने वाली है। HR ओरिएंटेशन होता है, L&D ओरिएंटेशन होता है, तो सब चीज़ें वो क्लियर करते हैं और आपको बाद में एक PDF भी देते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा ट्रेनिंग का। तो ये सब था मेरे वक्त। अगर इस साल ये मेरा भी इसी साल ट्रेनिंग हुआ था 12 अप्रैल 2022 को। बट फिर भी आगे जैसे जैसे फ्रेमवर्क के वर्जन्स अपग्रेड होते हैं, फ्रेमवर्क नए यूज किए जाते हैं। अभी रिएक्ट जेएस उन्होंने ऐड किया, पिछले साल रिएक्ट जेएस नहीं था, तो हो सकता है आगे चल के वो व्यू जेएस भी ऐड कर सकते हैं। कुछ कह नहीं सकते, व्यू जेएस ऐड कर सकते हैं, फ्लटर ऐड कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। ये उनके ऊपर है, और उन कैपजेमिनी के पास कौन से प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से हमें वो ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्ट्स का। आप ये अच्छे से समझ लो कैसा होता है। और कुछ अगर इसमें अगर डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। और अगला पॉइंट है माइलस्टोन का। माइलस्टोन कैसे रहता है? सबसे पहले माइलस्टोन आप ये जान लो कि ये एक MCQ प्लस कोडिंग एग्जाम होती है हमारी। क्योंकि मेरा डोमेन वैसा ही था, इसीलिए उनको टेस्ट करने के लिए MCQ प्लस कोडिंग लेना पड़ा हमारी स्किल्स टेस्ट करने के लिए। तो M1 में हमारा हुआ था MCQ प्लस कोडिंग था, वो HTML CSS बूटस्ट्रैप 5 और JS के ऊपर बेस्ड था। तो इन चार लैंग्वेजेस के ऊपर वो बेस्ड था M1। M2 में सिर्फ हमारे ये था माइलस्टोन 1 का। अगर माइलस्टोन 2 की बात करें तो माइलस्टोन 2 में सिर्फ हमारा MCQ हुआ था। ये आपको बता देता हूँ मैं। माइलस्टोन 2 में सिर्फ हमारा MCQ हुआ था। और माइलस्टोन 3 में वही सब चीज़ें रिपीट हो गई थी, MCQ प्लस कोडिंग। और माइलस्टोन 4 में भी था MCQ प्लस कोडिंग।
तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आपको भी लग रहा होगा कि 4 एग्ज़ाम देना है और मतलब थोड़ा है डिफ़िकल्ट, मैं मानता हूँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बट फिर भी अगर आप अच्छे से अगर चीज़ें मैनेज करने लगोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आपको पहले से ये सब चीज़ें आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से निकाल लोगे। तो ये हो गया स्प्रिंट के ऊपर माइलस्टोन, ये मैंने क्लियर कर दिए। अब माइलस्टोन का मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें होती है। तो M1 रिजल्ट मैं आपको बता दूँ, तो ये देखो, जो M1 हेल्ड हुई थी रिगार्डिंग ये री अटेम्प्ट है, बट मैं फिर से M1 के असेसमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 29 अप्रैल को हमारी एग्जाम हुई थी। ये डिलीटेड आइटम्स है मेरे इनबॉक्स के, तो मैं ओपन करके नहीं दिखा सकता, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कनेक्ट टू सीक डू सिलेक्ट लाइव सपोर्ट। तो हमें एग्जाम का ये प्लेटफॉर्म था हमारा डू सिलेक्ट, उस पे हमें एग्जाम देनी पड़ती है, तो उसका लाइव सपोर्ट था, मतलब एग्जाम देते वक्त किसी को कुछ तकलीफ ना आए इसलिए वो लाइव सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। तो आप समझ सकते हो कि वो एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। ये देखो रीअटेम्प्ट भी इसका होता है, मतलब जो कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं उनके लिए वो रीअटेम्प्ट्स भी रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि रीअटेम्प्ट्स एक दो बार ही, मतलब मेरे ख्याल से 2 बार ही वो रीअटेम्प्ट देते हैं, बट रीअटेम्प्ट की नौबत मत आने दो। नहीं तो ऐसा होगा कि जिस दिन आपकी ट्रेनिंग होगी उसी दिन आपका रीअटेम्प्ट का टेस्ट होगा। जिस दिन आपका प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होगा, ये स्प्रिंट 1 और स्प्रिंट 2 का जब काम चल रहा होगा, तभी आपका माइलस्टोन का एग्जाम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे ग्लिच करेंगी या फिर कॉन्फ्लिक्ट करने लगेंगी, तो ये चीज़ें मत करो। मेरा ये कहना है, मतलब जब भी आपका एग्जाम वगैरह है वो अच्छे से देके पास हो जाओ। तो ये सब था माइलस्टोन के बारे में जो कि ये पूछे जाते हैं। और लास्ट का जो है वो है L1 एग्जाम। तो ये एग्जाम आप कुछ भी करके पास होना ही पड़ेगा, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, ना कि आपको कोई आके हेल्प करेगा। तो मैं आपको वो L1 का भी दिखा देता हूँ कि L1 का रिजल्ट कैसा होता है। तो शायद मैंने पहले भी बताया, तो फिर से देख लो। हम्म, ये था हमारा L1 का रिजल्ट, जो कि बहुत ही मतलब सेंसिटिव होता है। इसके अगर आप इसमें फेल होते हो या फिर कुछ तरीके की दिक्कतें आती है तो आप आगे नहीं चल सकते हो। और इसके बाद मतलब जो L1 में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उनका मैंने बाद में उनसे कांटेक्ट नहीं किया, बट फिर भी आप रिस्क मत लो। L1 आपको अच्छे से देना है और ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका ओवर में अगर देना चाहूँ तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे सोचेंगे कि यार हमें ट्रेनिंग भी मिल रही है और हमें कंपनी लैपटॉप वगैरह सब दे रही है, इंटरनेट रिइंबर्समेंट मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें करने के बाद भी क्यों कंपनी इतना मतलब हमें स्ट्रिक्ट कर रही है? क्योंकि इसमें अगर हम देखा जाए तो हम हायर हो चुके हैं, कंपनी ने हमें सिलेक्ट कर लिया है, फिर भी ये सब चीज़ें क्यों मतलब बाद में कंपनी बोल रही है? तो सभी चीज कोई भी कंपनी पहले से ही सब चीजें नहीं बताती। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप ऑफर लेटर जाके फिर से चेक कर सकते हो। तो ऑफर लेटर में ना बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हुई रहती है जो कि हम अवॉइड करते हैं, और काफी बारीक अक्षर में लिखा होता है तो हम वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि ऑफर लेटर एक बार अच्छे से पढ़ लो, जो आपका कंपनी की तरफ से आएगा तो वो अच्छे से आप पढ़ लेना। यहाँ पे मुझे अभी ऑफर लेटर मिल नहीं रहा है मेरा, बट फिर भी आपके पास अगर हो या फिर आएगा तो आप अच्छे से एक बार ऑफर लेटर देख लो। उसमें बहुत सारी चीज़ें, कंडीशंस, टर्म्स, पॉलिसीज दी हुई रहती है। वहाँ पे एक वर्ड हमेशा रहता है, एक सेंटेंस हमेशा रहता है कि कंपनी कैन रिवोक। मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ। कंपनी हैज ऑल द राइट्स टू रिवोक योर ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मतलब होती है। तो ये मतलब ऑफर लेटर में आपको हर एक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ में ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये कंडीशन आपको मालूम नहीं है तो कंपनी के पास सभी राइट्स है आपको ऑफर बैक करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट से हटाने के लिए। अगर आपको ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं है तो कंपनी आपको निकाल सकती है, वो कर सकती है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना और ट्रेनिंग उसके हिसाब से अच्छे से मैनेज करना। तो
इतना कुछ हार्ड नहीं है ट्रेनिंग में, सरवाइव करना बहुत अच्छा है अगर आपके पास मतलब आपके बैच में अगर अच्छे लोग हैं या फिर बहुत सारे लोगों को पहले से कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हो, आप अच्छे से ट्रेनिंग क्रैक कर लोगे। क्योंकि मेरे बैच में मैं जब स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2 में था तो मेरे टीममेट्स बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल नेचर था उनका, और उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी, अ, मतलब प्रोजेक्ट समझाने में, एंगुलर सिखाने में, रिएक्ट जे सिखाने में, उन्होंने बहुत ही मदद की थी क्योंकि मुझे ये सब आता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सिर्फ जेएस तक आता था, बट एंगुलर रिएक्ट मैंने फ्रेमवर्क पे कभी काम नहीं किया था। जितना मैंने ट्रेनिंग में सीखा है उतना मैंने कभी कॉलेज में भी नहीं सीखा था या फिर अकेले में भी नहीं सीखा है, और ना कि कहीं इंस्टीट्यूट में क्लास लगा के ये वो सब करके, जितना मुझे यहाँ पे कंपनी ने सिखाया था। तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेनिंग बहुत ही एक डेलिकेट पीरियड होता है, जो कि हमारे मेंटर ने भी बताया था। ट्रेनिंग ही आपका सब डिसाइड करती है कि आप आगे जाके, मतलब आगे चल के आप कंपनी में रहोगे या नहीं रहोगे। तो ये सब चीज़ें होती है पास करने के मतलब सरवाइव करने के लिए, मतलब आप बोल सकते हो कि एज एब्सोल्यूट बिगिनर आपको ये सब चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए। L1 आप पास हो जाने चाहिए, माइलस्टोन आपके सब क्लियर होने चाहिए। एंगुलर मतलब आपको जो डोमेन जो जिस डोमेन की आपको ट्रेनिंग मिली है उसकी बहुत सारी कंसेप्ट्स, मतलब मैं सब नहीं कहूँगा पर कुछ कुछ कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं ट्रेनिंग के वक्त हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो मैंने ये सब चीज़ें कवर कर दी है जो पिछले वीडियोस में मैंने डाउट्स देखे थे। तो ये सब था ट्रेनिंग स्केड्यूल ऑफ कैपजेमिनी कंपनी का। इसमें मैंने बता दिया कि ट्रेनिंग कैसे होती है, डोमेन कैसे असाइन होता है। तो अगर आपको फिर भी इसमें कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगला वीडियो मैं मतलब किस चीज़ पे बना सकता हूँ वो भी आप लिख सकते हो। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने 3 वीडियोस कवर की है। पहला था कि कैपजेमिनी का रिक्रूटमेंट कैसा होता है, हायरिंग प्रोसेस कैसी होती है, और ये थर्ड था ट्रेनिंग का। तो आगे चल के मेरा, अगर आप देखोगे तो ऑफिस मेरा अभी चालू हो रहा है सितंबर में। तो मैं इस हफ्ते जा रहा हूँ 8 और 9 तारीख को, मैं 8 और 9 सितंबर को मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो वो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग के बाद कितना टाइम लगता है एक्चुअल प्रोजेक्ट मिलने में। तो ट्रेनिंग के बाद और एक अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद एक अगला वीडियो बनाऊंगा कि प्रोजेक्ट अलोकेशन कैसा होता है, और ट्रेनिंग के बाद L1 एग्जाम के बाद क्या होता है, आफ्टर L1 एग्जाम क्या होता है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब लैपटॉप कैसे मंगाते हैं, या फिर मैंने ट्रेनिंग के पहले ही लैपटॉप मंगा लिया था कंपनी से, मतलब आपको मेल आते रहते हैं, वो चेक करते रहो, ये कंपनी का ऑफिशियल मेल है। तो आप अगर इसको चेक करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है अच्छे से। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो वीडियो एंड करते समय मैं यही बोलूँगा कि ट्रेनिंग अगर आपको मिली है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो अच्छे से अटेम्प्ट करो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, कुछ भी हम मतलब ऐसा जुगाड़ नहीं कर सकते, किसी से सेटिंग नहीं कर सकते, जो भी है हमें खुद ही देना है। और अगर आपको लग रहा होगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है या फिर मैं फेल हो जाऊंगा, तो ऐसी निगेटिविटी मत रखो पहले से ही। और ट्रेनर भी आपको हेल्प करेंगे बट उनसे अच्छे रिलेशन रखो। वो जो कह रहे हैं वो हमेशा उस मतलब वो चीज़ें हमेशा करते रहो। और जो भी टास्क वो देते हैं या फिर कुछ असाइनमेंट वो देते हैं वो अच्छे से करो, तो आपको ऑब्वियसली और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी उनकी तरफ से। तो ये था मेरा वीडियो, ये थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ। तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ इसी वक्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।